नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की। लेकिन हम उन्हें सिर्फ एक नेता की तरह नहीं, बल्कि आधुनिक भारत के एक मुख्य आर्किटेक्ट, एक वास्तुकार के रूप में देखेंगे। तो आइए जरा गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि कैसे उन्होंने एक बिल्कुल नए राष्ट्र की नींव रखी। नेहरू का विजन उनके पहले भाषण से ही एकदम साफ था। उनके लिए आज़ादी का मतलब सिर्फ अंग्रेजों से छुटकारा पाना नहीं था। नहीं, ये तो बस शुरुआत थी। असली काम था एक ऐसा भारत बनाना जो आर्थिक रूप से मजबूत हो, जिसके लोग पढ़े लिखे हो और जिसकी सोच आगे की हो, यानी आधुनिक हो। और यही सोच उनके हर एक फैसले के पीछे की सबसे बड़ी वजह बनी। तो 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो उसे विरासत में क्या मिला? सच तो ये है कि ये एक ऐसा देश था जो संकट के बीच पैदा हुआ था। आज़ादी की खुशी अपनी जगह थी, लेकिन उसके साथ थी इतनी सारी चुनौतियां कि किसी भी लीडर के लिए उनसे निपटना एक पहाड़ जैसा काम था। और ये चुनौतियां कोई छोटी मोटी नहीं थीं, ये बहुत ही गंभीर थीं। सोचिए, एक तरफ बंटवारे की आग में लाखों लोग बेघर हो चुके थे, शरणार्थी बन गए थे। दूसरी तरफ अर्थव्यवस्था लगभग ठप थी, कोई बड़ा उद्योग था ही नहीं। ज्यादातर लोगों के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी चीजें भी एक सपने जैसी थीं। और इन सबको संभालने के लिए जो प्रशासनिक ढांचा था, वो भी पूरी तरह से बिखरा हुआ था। अच्छा, तो इन सारी समस्याओं से एक साथ कैसे निपटा जाए, इसके लिए नेहरू ने एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना तैयार की। इसी को हम पंचवर्षीय योजनाओं यानी 5 ईयर प्लान्स के नाम से जानते हैं। ये सिर्फ कोई पॉलिसी नहीं थी, ये एक नए राष्ट्र को बनाने का पूरा ब्लूप्रिंट्स था। तो ये पंचवर्षीय योजना आखिर थी क्या? देखिए, सीधी भाषा में कहें तो ये एक सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमिक प्रोग्राम था। इसे 1950 में प्लानिंग कमीशन ने शुरू किया था। इसका मकसद था कि अगले 5 साल में देश का विकास किस दिशा में जाएगा, ये पहले से तय हो, ताकि हर सेक्टर में एक साथ, एक तालमेल के साथ तरक्की हो सके। और इस योजना के लक्ष्य एकदम साफ और बड़े थे। सबसे पहली जरूरत देश का पेट भरना, यानी खेती किसानी को सुधारना। फिर देश को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए बड़े बड़े उद्योग लगाना, साथ ही सड़क, बिजली जैसा बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, और हाँ, शिक्षा और विज्ञान को आगे बढ़ाना। और इन सबका आखिरी मकसद एक ही था, गरीबी और बेरोजगारी को कम करना। चलिए अब ये देखते हैं कि ये जो ब्लूप्रिंट था वो असल में जमीन पर कैसे उतरा। नेहरू ने भारत के विकास के लिए 2 मजबूत पिलर चुने, एक कृषि और दूसरा उद्योग, और इन्हीं पर एक एक ईंट रखकर एक नए भारत को बनाने का काम शुरू हुआ। यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात देखने को मिलती है, वो है रणनीति में बदलाव। जो पहली योजना थी उसका पूरा फोकस खेती पर था, ताकि देश में खाने की कमी दूर हो, मतलब फूड सिक्योरिटी पक्की हो जाए। जब ये लक्ष्य थोड़ा हासिल होने लगा तो दूसरी योजना में जोर दिया गया भारी उद्योगों पर, ताकि भारत को बाहर से सामान ना मंगाना पड़े और वो आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बने। और ये सब सिर्फ कागज पर नहीं हो रहा था, इसके नतीजे भी दिखने लगे थे। ये चार्ट देखिए, ये दिखाता है कि पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान ही अनाज का उत्पादन 50 मिलियन टन से बढ़कर 55 मिलियन टन हो गया। उस वक्त के हिसाब से ये फूड सिक्योरिटी की तरफ एक बहुत बड़ी जीत थी। खेती के मोर्चे पर थोड़ी राहत मिली तो अब बारी थी उद्योगों की। भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर में विशाल स्टील प्लांट लगाए गए। BHEL, ONGC और सेल जैसे बड़े सरकारी उपक्रमों की नींव रखी गई। नेहरू इन्हें आधुनिक भारत के मंदिर कहते थे, और ये समझना मुश्किल भी नहीं है कि क्यों। यही तो वो जगह थी जहां देश की औद्योगिक ताकत की बुनियाद रखी जा रही थी। पर नेहरू ये भी मानते थे कि असली तरक्की सिर्फ फैक्ट्रियों से नहीं, बल्कि दिमाग से आएगी, ज्ञान से आएगी। उनका ये पक्का विश्वास था कि भारत का भविष्य सिर्फ और सिर्फ शिक्षा और विज्ञान ही बना सकते हैं। और इसी सोच के साथ उन्होंने देश में ज्ञान के नए केंद्र बनाने का काम शुरू किया। और इसका नतीजा क्या हुआ? IIT खड़गपुर और एम्स जैसे वर्ल्ड क्लास संस्थान बने। ये सिर्फ बिल्डिंगें नहीं थी, ये भारत के भविष्य में किया गया एक बहुत बड़ा निवेश था, जिसने आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहतरीन शिक्षा और रिसर्च के दरवाजे खोल दिए। अच्छा, देश के अंदर तो ये सब चल रहा था, लेकिन दुनिया के सामने भारत की क्या पहचान बन रही थी? चलिए अब इस पर नजर डालते हैं। उस वक्त दुनिया 2 टीमों में बटी थी, अमेरिका और सोवियत संघ। ऐसे में नेहरू ने भारत के लिए एक बिल्कुल अलग, एक आज़ाद रास्ता चुना।
और ये आज़ाद रास्ता था गुटनिरपेक्षता का। इसकी नींव 1955 में रखी गई। इसका सीधा सा मतलब था कि भारत किसी भी मिलिट्री ग्रुप का हिस्सा नहीं बनेगा, न अमेरिका के साथ न सोवियत संघ के साथ। हम अपनी विदेश नीति खुद तय करेंगे और दोनों सुपर पावर्स से बराबरी के रिश्ते रखेंगे। लेकिन ये जो राष्ट्र निर्माण का सफर था, ये इतना आसान भी नहीं था। इस दौरान कई बड़े संकट और लड़ाइयां भी सामने आईं, जिन्होंने नेहरू की लीडरशिप और इस नए नवेले देश की हिम्मत का कड़ा इम्तिहान लिया। आज़ादी के फौरन बाद ही कश्मीर का संकट खड़ा हो गया। ये टाइमलाइन साफ दिखाती है कि कैसे 1947 में पाकिस्तानी हमले के बाद भारतीय सेना को कश्मीर में उतरना पड़ा। ये एक ऐसा मुद्दा बन गया जो नेहरू के पूरे कार्यकाल में एक बहुत बड़ी चुनौती बना रहा। और फिर आया साल 1962, जब चीन के साथ युद्ध हुआ। ये लड़ाई भले ही कुछ ही दिन चली, लेकिन इसका असर बहुत गहरा और विनाशकारी था। इस युद्ध ने भारत की विदेश और सुरक्षा नीति पर बहुत बड़े सवाल खड़े कर दिए। इसके बाद बॉर्डर सिक्योरिटी को लेकर हमारी सोच में एक बुनियादी बदलाव आया। इस युद्ध का नेहरू पर बहुत गहरा असर हुआ। उनके अपने ही शब्दों में, इस लड़ाई ने ये सिखाया कि सिर्फ अच्छी नीतियां बना लेना ही काफी नहीं होता, बल्कि देश की सुरक्षा के लिए हर पल तैयार रहना भी उतना ही जरूरी है। तो इन 17 सालों के तमाम उतार चढ़ावों के बाद नेहरू ने भारत के लिए कैसी विरासत छोड़ी? चलिए, उनके कार्यकाल के आखिर में उस नींव का एक मूल्यांकन करते हैं जिसे उन्होंने इतनी मेहनत से बनाया था। तो यहाँ हम एक बैलेंस तस्वीर देख सकते हैं। एक तरफ उनकी बहुत बड़ी कामयाबियां हैं, जैसे एक स्थिर लोकतंत्र की स्थापना, देश में उद्योगों का जाल बिछाना और साइंस एजुकेशन को मजबूत करना। तो वहीं दूसरी तरफ अमीर गरीब का बढ़ता फासला और पड़ोसियों से सीमा पर तनाव जैसी चुनौतियां भी थीं, जो उनके जाने के बाद भी बनी रहीं। 27 मई 1964 को जवाहरलाल नेहरू का निधन हो गया और इसी के साथ भारत के पहले प्रधानमंत्री के तौर पर उनका 17 साल का लंबा कार्यकाल भी खत्म हो गया। एक युग का अंत हो गया था। और आखिर में ये सवाल छोड़ जाते हैं जिस पर सोचना जरूरी है। वो औद्योगिक, वैज्ञानिक और लोकतांत्रिक नींव जो नेहरू ने रखी थी, वो आज के भारत को किस तरह से बना या बिगाड़ रही है, उसका आज क्या असर है, इस पर विचार करना बहुत जरूरी है।